हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का ये वर्ष काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाए और आपकी जितनी भी विशेज़ हैं वो इस वर्ष कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके केवीएस के हिसाब से। केवीएस में जो आपकी ईवीएस का पोर्शन पूछेगा 20 नंबर, वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो कि एनसीईआरटी में जिन चीज़ों का वर्णन है। बाकी अगर आप जियोग्राफी उठाने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन केवीएस में केवल उन्हीं चीज़ों का डिस्कस या फिर उन्हीं चीज़ों से प्रश्न बनते हैं जो कि एनसीईआरटी में जिन चीज़ों का एनसीईआरटी में वर्णन है, जिन चीज़ों का एनसीईआरटी की बुक में जिक्र है, तो केवल उतनी ही चीज़ों को हम कवर करते हुए आगे चलेंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ा हुआ था। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण से जो प्रश्न बनने लायक थे वो वहाँ पे हमने देखा था। और दूसरा चैप्टर हमने डिस्कस किया था आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस किया था। आज हम तीसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या क्या चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सभी हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी इस प्रकार से है और सेंटर में, मतलब सेंटर से पृथ्वी की जो बाहरी परिधि है उसके बीच की डिस्टेंस टोटल आपकी 6100 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी है, तो 6100 किलोमीटर ये आपकी सेंटर से परिधि तक की दूरी है। वहीं जो पृथ्वी है ये हो गया आपका 20 से दूरी, केंद्र से पृथ्वी के परिधि तक की दूरी 6100 किलोमीटर। और ये जो किनारे वाली यानी जो पृथ्वी का परिधि होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट इन द सेंस भूपर्पटी। तो अगर हम पृथ्वी का अध्ययन करने जाएं, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने जाएं, तो मान लीजिए कि ये आपका सेंटर है। अगर हमने यहाँ से इस प्रकार का पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा कट किया, तो उसी तरीके से अगर हम कहीं से भी कट करेंगे तो सेम पैटर्न आपका आएगा। तो सबसे पहले एक पृथ्वी का छोटा सा हम हिस्सा कट करते हैं और उसी के हिसाब से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमने पृथ्वी का एक हिस्सा यहाँ से कट किया। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को क्रस्ट बोलते हैं, दूसरे भाग को मेंटल और तीसरे भाग को कोर। इस प्रकार से जो क्रस्ट है, क्रस्ट से मेंटल के बीच की दूरी आपकी 35 किलोमीटर है। वहीं मेंटल से कोर के बीच की जो मोटाई होती है वो 2900 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा जो कोर है वो आपका 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो टोटल यहाँ से आपका 6100 किलोमीटर हो गया पृथ्वी का केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ऐसे प्रश्न बने कि पृथ्वी के स्थल मंडल या फिर कोर से क्रस्ट के या फिर कोर से मेंटल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो वो होती है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर के बाद जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो हम मेंटल एरिया में प्रवेश कर जाएंगे। ये थी आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये जो था वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ था। तो यहाँ से आप इतनी चीज़ों को याद रखिएगा कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के बीच में कौन सी रेंज पाई जा रही है पृथ्वी की, और टोटल पृथ्वी को कितने रेंज में बांटा गया है। आगे है क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो क्रस्ट में जो ऊपरी का हिस्सा है सियाल, जो क्रस्ट में ऊपरी का हिस्सा है सियाल, ये है आपका, इसे सियाल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रस्ट पे जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इस हिस्सा को सियाल के नाम से भी जानते हैं। भूपर्पटी या फिर क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। एक महाद्वीपीय भाग है और एक आपके महासागरीय भाग है। तो जो महाद्वीपीय भाग है, तो यहाँ से जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, अगर पूछेगा कि महाद्वीपीय, जैसे कि जो हमारे महाद्वीप है, जो हमारे स्थल भाग है, वहाँ से पृथ्वी के क्रस्ट से मेंटल की मोटाई कितनी है, तो वो हमारा 35 किलोमीटर है। लेकिन जब हम महासागर में प्रवेश करेंगे, जब हम महासागर या फिर जैसे
प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर में जाएंगे तो जल के बाद इस तरीके से क्रस्ट से लेके मेंटल तक जो डिस्टेंस पाई जाएगी, तो पहले तो यहाँ 30 किलोमीटर तक लगभग गहराई तक पानी का अगर हम मान लें तो आपकी जो महासागर है वहाँ से क्रस्ट की मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर है, लेकिन महाद्वीप से क्रस्ट की मोटाई टोटल 35 किलोमीटर है। आगे है मेंटल के बारे में जो चीज़ें हैं, क्या मेंटल में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। इसे सीमा के नाम से भी जानते हैं। सीमा के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। इन दो तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं। और इसके पहले वाला जो था उसे सियाल के नाम से जानते थे और इसको सीमा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से मेंटल में टोटल 2900 किलोमीटर की इसकी गहराई है। इसकी जो ऊंचाई है वो 2900 किलोमीटर के रेंज तक पाई जाती है। आगे है कोर के बारे में। कोर में लिक्विड, जो कोर में कोई भी मेटल पाई जाती है वो लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। लिक्विड के फॉर्म में इसलिए पाई जाती है क्योंकि सर्वाधिक दाब एवं सर्वाधिक तापमान के कारण ये जो मेटल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे टेम्परेचर पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर आपका पृथ्वी के सेंटर में पाया जाता है। पृथ्वी के सेंटर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पाया जाता है। जो पृथ्वी की आंतरिक है, जो कोर है, उसको हम नीफे के नाम से जानते हैं। नीफे के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि पृथ्वी के कोर में निकिल और फेरस की अधिकता है। निकिल और फेरस की अधिकता है इन दो तत्वों की। और ये तत्व अगर पूछे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये तत्व आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं कोर में, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। इस वजह से वो जितने भी वहाँ पे जो धातु हैं वो अपना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे है पृथ्वी के आयतन का 1% भाग क्रस्ट है। जैसे कि आपकी पृथ्वी इस प्रकार की है, इसमें जो ये क्रस्ट वाला पोर्शन है, इस तरीके से जो क्रस्ट वाला पोर्शन है वो पृथ्वी के भाग का, पृथ्वी के आयतन का 1% है। पृथ्वी के आयतन का 1% है कोर, जबकि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन लगभग 84% मेंटल है। सबसे ज़्यादा अगर किसका आयतन है, तो वहाँ पे मैक्सिमम आपके मेंटल का आयतन हो जाएगा, क्योंकि और कितना है 84%। और सबसे कम अगर पूछे तो सबसे कम कोर का, क्रस्ट का होता है, और दूसरे नंबर पे कोर लगभग 15% तक पाया जाता है। आगे है पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण। पृथ्वी के क्रस्ट का इस ऊपर वाले भाग का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण सैल या फिर चट्टान, जिसको रॉक्स भी कहते हैं, उससे इसका निर्माण हुआ है। खनिजों से होता है। जो चट्टानों का निर्माण है वो किससे होता है? खनिजों से होता है। और अगर पूछे कि क्रस्ट का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो सैल या फिर चट्टान के द्वारा क्रस्ट का निर्माण हुआ है। आगे है कि चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो चट्टानों का निर्माण खनिजों से होता है। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की खनिज पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर टोटल 3 प्रकार की खनिज 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें कि पहला आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। टोटल 3 प्रकार की चट्टानें पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो पृथ्वी पर आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इस प्रकार से कुल 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार की एग्जाम्पल हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आग्नेय चट्टान क्या होता है, तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण आपके ज्वालामुखी के लावा या फिर मैग्मा के द्वारा होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ज्वालामुखी के लावा या फिर मैग्मा के द्वारा आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इनमें जीवाश्म नहीं होता है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है और प्राथमिक चट्टान कहलाती हैं। जो आग्नेय चट्टान होती हैं वो प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं और इनमें क्या नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इनका निर्माण लावा या फिर मैग्मा के द्वारा होता है। 3 कंडीशन आपको आग्नेय चट्टान से याद रखनी है। इसमें परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय चट्टान के अंतर्गत परत नहीं पाई जाती है, जैसे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हैं
और इनमें परत नहीं पाई जाती है, जीवाश्म नहीं होते हैं और ज्वालामुखी की लावा से इनका निर्माण होता है। और जितनी भी आग्नेय चट्टानें हैं वो प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं। ये 4 कंडीशन आपको इससे याद रखनी है आग्नेय चट्टानों से। आगे दिया है कि जीवाश्म होता क्या है। अगर जीवाश्म की बात आई है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीवाश्म कहते किसे हैं। तो सबसे पहले जीवाश्म मतलब इसे फोसाइल कहते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जो जीवाश्म होता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मृत जीवों के अंश जो कि शैलों में दबा होता है उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जैसे कि कोई मृत जीव है, सड़े गले वनस्पतियां हैं, वो सभी जब मिट्टी के अंदर धंस जाती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, जब वो मिट्टी के अंदर धंस जाती हैं तो वहाँ पे वो एक तरीके से जीवाश्म का निर्माण करती हैं, जिसे कि जीवाश्म कहा जाता है। और ये हमारे आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की प्रधानता नहीं पाई जाती हैं। आगे है दूसरा अवसादी चट्टान। इनका निर्माण आग्नेय चट्टान के अपक्षय टूटने फूटने के द्वारा होता है। तो अवसादी जो चट्टानें होती हैं, जो आग्नेय चट्टानें जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट हैं, वो जब वो टूटती हैं तो इस प्रकार से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और जब वो टूटती हैं तो जब वो टूटेंगी तो उनके अंदर वनस्पतियाँ, जीव, इस प्रकार की चीज़ें दब जाएंगी। जब उनके अंदर वो चीज़ें दब जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जीवाश्म का निर्माण होगा। जब आग्नेय चट्टान टूटेंगी तो उनके अंदर वनस्पतियाँ भी दबती हैं, क्योंकि चट्टानें तो छोटी होती नहीं हैं, चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो जब भी वो टूटेंगी तो उसके नीचे, अपने नीचे वो हमेशा पेड़ पौधों को, जीवों को, जंतुओं को, बहुत सारी चीज़ों को दबा देंगी। काफ़ी लंबे टाइम तक उन चीज़ों को दबा देने की वजह से वहाँ पे जीवाश्म की प्रधानता हो जाती है। और जब वो टूटते हैं तो ऑलरेडी अवसादी चट्टान में कन्वर्ट होते हैं। तो जब आग्नेय चट्टान टूटेगी तो अवसादी चट्टान का निर्माण होगा और इसमें जीवाश्म की प्रधानता होगी। इसमें परत भी पाई जाएंगी, जैसे कि वो टूट गई, एक के ऊपर एक इनमें लेयर बनने लगती हैं अवसादी चट्टानों में। और इस प्रकार से इनमें परत भी पाई जाती हैं। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये जो दोनों हैं वो अवसादी चट्टान है। आग्नेय चट्टानों के टूटने से इनका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है आपका तीसरा कायांतरित चट्टान, या फिर इसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो जो कायांतरित चट्टान होती हैं इनका निर्माण उच्च ताप तथा उच्च दाब पर दबे रहने के कारण हुआ है। जब कोई चीज़ काफ़ी टाइम से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे दबा दबा रह रहा था, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो दबा रह गया तो वो चट्टान कायांतरित हो गई, रूपांतरित हो गई। इस प्रकार से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है, कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान का। जैसे आग्नेय चट्टान टूट गई तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट बन गई। आग्नेय चट्टान जो है, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये जब बहुत टाइम तक ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे और काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पे रह रहे थे, तो ग्रेनाइट जो है कन्वर्ट हुई, रूपांतरित हुई, कायांतरित हुई नीस में। ग्रेनाइट का रूपांतरण हुआ नीस में और बेसाल्ट का रूपांतरण हुआ सिस्ट में। बेसाल्ट, सिस्ट, ग्रेनाइट, नीस, इस प्रकार से इनका आपस में रूपांतरण हुआ और ये रूपांतरित चट्टानें कहलाईं। रूपांतरित चट्टानें कौन सी हैं? नीस और इधर से सिस्ट। लेकिन अगर ग्रेनाइट और बेसाल्ट पूछेगा तो आग्नेय चट्टान। इसी प्रकार जब अवसादी चट्टान टूटी, अवसादी चट्टान जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे दब गई तो संगमरमर का निर्माण हुआ। अगर इस प्रकार से प्रश्न बने कि संगमरमर का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है या फिर आग्नेय चट्टानों से हुआ है और ये किस प्रकार की चट्टान है, तो 3 बातें याद रखनी है कि संगमरमर जो है सबसे पहले अवसादी चट्टान के टूटने से बना है और यह कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल होता है। और चूना पत्थर जो है कन्वर्ट होता है किसमें? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे चूना पत्थर संगमरमर में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार से आपकी जो आग्नेय चट्टानें हैं यहाँ से पूरा कवर हुए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आ गई होंगी। मैं सारे चैप्टर का छोटे छोटे चीज़ों में नोट्स बना रही हूँ। जब आप इनको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि बहुत टफ पेपर नहीं बनता है, पेपर इजी बनता है, बशर्ते हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं और यहाँ से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।